हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी को लेकर भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम अपने चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से करवा रहे हैं। और जो HPSC ने सिलेबस दिया है हिंदी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वही सेम सिलेबस UGC नेट का भी है। तो ये वीडियो जो है UGC नेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में PGT एस्टेट वालों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 7 रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी तक हम 7 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं और 7 क्लासेस में हमने हिंदी पहले ही इकाई को हमने शुरू कर रखा है, यानी कि इसमें 10 यूनिट हैं कहने को। और फर्स्ट जो यूनिट है हमने स्टार्ट कर रखी है। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, ये वाला हमने चैप्टर, ये जो टॉपिक है स्टार्ट कर रखा है। और उसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले हमने हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी। फिर उसके बाद हमने जो प्राचीन आर्य भाषाएं थी जिनको 3 चरणों में बांटा गया, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। तो प्राचीन आर्य भाषाएं पढ़ने के बाद प्राचीन आर्य भाषाओं के अंदर हमने वैदिक भाषा और लौकिक भाषा पढ़ा। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमने प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट, इतनी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है ये भी मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर ही आता है। और आज का टॉपिक है पुरानी हिंदी इसे कहें या फिर प्रारंभिक हिंदी कहें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, एस्टेट में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, UGC नेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, तो इसे आप नोट करते रहें। और जैसे कि HPSC सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लेती है, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। और इसी के लिए आप अपना पेन कॉपी निकालें और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। और मैंने ये भी बताया था कि हम कौन से बुक से पढ़े हैं, तो ये दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से हम पढ़ रही हैं। तो आप यहाँ से अपनी बुक परचेज करके और मेरे साथ यहाँ पर तैयारी बिल्कुल निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो परवर्ती अपभ्रंश है, ठीक है, परवर्ती यानी कि बाद की जो अपभ्रंश है, उसे पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और 8वीं 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। ध्यान रखना, 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा, जैसे कि आदिकाल में आपने 3 साहित्य पढ़े होंगे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। जो सिद्धों की भाषा थी, सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से हिंदी स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। अब देखो, हिंदी का प्रादुर्भाव अपभ्रंश से हुआ है। तो ये तो है नहीं कि एक निश्चित पॉइंट पर जाकर अपभ्रंश जो है एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगी हिंदी के अंदर, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अपभ्रंश में साहित्य लिखा जा रहा था और धीरे धीरे वो किस में बदलता, यानी कि अपभ्रंश से लोगों का रुझान छूटता जा रहा था और हिंदी में लोग साहित्य लिखते जा रहे थे। तो अपभ्रंश से हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कहाँ से? सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। और हिंदी की बात कब से कर रहे हैं? 8वीं 9वीं शताब्दी तक। और 1000 ईस्वी तक आते आते जो है हिंदी का विकास होने लग जाता है, यानी कि हिंदी में काफ़ी साहित्य लिखा जाने लगता है। अपभ्रंश की एक बात यह भी है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारी हिंदी जो भाषा है वो कहाँ से निकल कर आई, तो सबसे पहले मूल अगर इसका देखें तो संस्कृत है, सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बाद फिर पाली, और पाली के बाद फिर प्राकृत आता है, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद फिर क्या आती है? हमारी हिंदी आती है। तो हमने ये सारी पढ़ ली हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक हम पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश पर आज हमारा अंतिम टॉपिक है। और हिंदी जो है ये आधुनिक आर्य भाषाओं के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो प्रारंभिक हिंदी जो है ये अपभ्रंश के बाद की अवस्था है, इसे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। और जो अभी मैंने सीक्वेंस लिखी थी ये भी पेपर में कई बार पूछ ली जाती है।
कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निस्संदेह अपभ्रंश के कवि हैं। पुष्पदंत का जो महापुराण है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10वीं शताब्दी के ये लेखक रहे हैं और ये भी यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जाता है। और ये अब पुष्पदंत जो है ना, इसे हिंदी का कुछ विद्वानों ने कहा है, सभी ने नहीं कहा, लेकिन अधिकांश जो किताबें हैं उनमें आप देखेंगे तो पुष्पदंत को किसका कवि बताया जाता है? अपभ्रंश का कवि। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं, मतलब जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी उनमें अधिकांश जो प्रयोग है वो अपभ्रंश का है, लेकिन कहीं कहीं हिंदी का विकास भी होता हुआ उनकी रचनाओं में मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एग्जैक्ट बात भी पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा है। पौमचरियों में भी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। तो पौमचरु आपको पता है ये इसकी अपभ्रंश की एक रचना है और शंभु द्वारा रचित है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। और पौमचऊ को जो है अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य माना जाता है। ये जो बातें मैं बोल के आपको बता रही हूँ ये आए हुए क्वेश्चन हैं, मतलब पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो पौमचरियों में भी उदयमान मतलब उदय होती हुई हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। तो शब्दों को थोड़ा सा आसान करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं, यानी कि ज्योतिश्वर ठाकुर का जब वन रत्नाकर देखते हैं नामक ग्रंथ में भी आपको पूर्वी हिंदी के कुछ कुछ जो बातें हैं आपको मिल जाएंगी। उसके बाद विद्यापति की 2 रचनाएं हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तो वहाँ पर भी वो दोनों अपभ्रंश में लिखी गई हैं। तो वहाँ पर भी कुछ बीज यानी कि कुछ बातें आपको हिंदी में मिल सकती हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। तो सिद्ध साहित्य और मैंने बताया था जैन साहित्य, उसके बाद नाथ साहित्य भी आदिकाल में लिखा गया था। और नाथ जो थे और जो जोगी थे इनकी वाणी में भी आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई पड़ता है। तो एकदम से किसी चीज़ की शुरुआत नहीं है, एग्जैक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ 4 ऑप्शन में पॉइंट डालकर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा कथन जो है सत्य है या कौन सा असत्य है। इस प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। शुद्ध हिंदी के प्रथम महाकवि भी आपको पता है कि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और शुद्ध खड़ी बोली के नमूने जो अगर आपको देखने हैं तो खुसरो की शायरी में देख सकते हैं, जैसे सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई, विधवा ऐसी रैन कर भोर का दो न होई, कि ऐसी भोर कभी भी न हो। इस दोहे का जो रचनाकार है तो ये दोहा आपको दे रखा है, जैसे कि आपको समझ में भी आ रहा है। तो ये अमीर खुसरो की एक शायरी है और इसमें आप हिंदी का रूप देख सकते हैं। इस दोहे का रचनाकार सरफुद्दीन बू अली कलंदर का भी बताया जाता है, मतलब ये जो दोहा है कोई इसे अमीर खुसरो का बताते हैं और कोई इसे सरफुद्दीन बू अली कलंदर का भी बताते हैं। ये नोट करने वाली बात है। किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र के 7वें प्रश्न के संस्था द्वारा उत्तर के अनुसार अमीर खुसरो को इसका रचनाकार माना जाना चाहिए। यानी कि 2012 का जो पहले 3 प्रश्न पत्र होते थे यूजीसी नेट में, तो तृतीय जो तीसरा प्रश्न पत्र था उसके 7वें प्रश्न में जो आंसर माना गया था इन्हीं पंक्तियों का, तो उसमें अमीर खुसरो को माना गया था। तो कुछ रचनाकार इसका जो लेखक है वो सरफुद्दीन बू अली कलंदर को मानते हैं और कुछ इसको किसका मानते हैं? अमीर खुसरो को मानते हैं। तो ये हम पुरानी हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ एक बातें और हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अपभ्रंश अवट और पुरानी हिंदी का संबंध, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके बाद है हरदेव बहारी ने लिखा, हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कवि कृत राउल वेल मात्र एक ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। तो राहुल वेल की जो रचना है, रोड कवि की जो रचना है राहुल वेल, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा आपको इधर करके दिखाती हूँ। तो ये जो रोड कवि की रचना है, ये प्रश्न ये जो पूछी जाती है कि ये रचना किसकी है, राहुल वेल, इसके लेखक कौन है? तो रोड कवि हैं। और यहाँ पर कौन से 2 विद्वानों के अनुसार?
कि डॉक्टर माता प्रसाद हरदेव बाहरी ने लिखी है ये बात कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत है कि उन्होंने माता प्रसाद गुप्त और कैलाश चंद्र गुप्त ने ये कहा था कि रोड कवि की जो रचना है राउलवेल एक ऐसी रचना है जिसमें एक ही भाषा के लक्षण मिलते हैं। तो ये बातें आपको, ये किसी के कहे हुए कथन हैं, सीधे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ये बात किसने कही है, हरदेव बाहरी ने लिखा है। अवधी, खड़ी बोली और दखनी हिंदी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है। मतलब 1250 ईस्वी से पहले की अगर हम बात करें तो कोई भी एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जो केवल एक ही भाषा में लिखा गया हो। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि एक ही भाषा में लिखा गया, लगभग आपको कोई समय सीमा देख सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि जिसमें एक ही भाषा के लक्षण मिलते हैं तो वो रचना रोड कवि की राउलवेल है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको ध्यान देने योग्य है कि अवधी, खड़ी बोली और दखनी किसी, मतलब इन तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा में 1250 ईस्वी से पहले कोई ग्रंथ एक भाषा में नहीं लिखा गया और यही तीन भाषाएं ऐसी है जिसकी परंपरा आगे चलती रही। ठीक है, तो अब ये जो है ये टॉपिक हमारा आगे आता है अपभ्रंश, अवट और पुरानी हिंदी का संबंध क्या है। तो आप इसको व्याकरणिक तरीके से, शब्दकोश की विशेषता के आधार पर इनका जो है अंतर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बातें सिर्फ आपको नोट करनी है और अपना जो है ना थोड़ा सा वो करना है, बस अपनी समझ क्रिएट करनी है। आप इसे कहें तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ कि इनमें व्याकरणिक अंतर क्या है, लेकिन हाँ इसकी मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा हमारा आज का टॉपिक था। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा और अगली वीडियो में हम इस तीनों का जो है संबंध पढ़ेंगे। यानी कि अपभ्रंश को हमने अलग पढ़ा, अवट को हमने अलग पढ़ा और पुरानी हिंदी को अलग पढ़ा और इन तीनों का संबंध किस प्रकार से है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन थे जो अवट में जाकर छूट गए या अवट में जाकर कौन से व्यंजन और जुड़ गए या पुरानी हिंदी में कौन कौन से स्वर और व्यंजन रहे, ये सारी बातें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।